Hello friends, welcome back to Text with Nikesh Sharma. Today we are going to discuss case study number 13 from Case Study Digest. This case study is similar to ICI MTP August 2018 MTP case study. So we also covered those extra question MCQ which were there in MTP's case study. So without further ado, let's get started. So first we'll see what is there in MCQs. So yeah देखते हैं हमसे MCQ में क्या पूछा। पहले MCQ में Based on the facts, US company proceeds to transfer share of Singapore intermediary company following the DTAA। कौन सा एप्लीकेबल होगा बताओ इन पर। ठीक है, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन केस स्टडी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ऊपर, वैसे आप इसको भी पढ़ सकते हैं, वैसे तो इसको पढ़ने वाला है देख लो। वैसे 4 ग्रुप है, ABCD 4 ग्रुप है इनका। US, जर्मनी, साइप्रस और UK में इनका हेडक्वार्टर है। इन्होंने कहते हैं इंड कंपनी में इन्होंने डायरेक्टली इन्होंने इंड कंपनी में होल्ड करा हुआ है शेयर, पर डायरेक्टली नहीं करा हुआ। इन्होंने किससे करा हुआ है? एक इंटरमीडिएट कंपनी जो है सिंगापुर, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में। अब हमसे MCQ में क्या पूछा है, इसके बारे में पूछा है फर्स्ट वाले का। तो आप देख सकते हैं US कंपनी और ये इंड कंपनी अगर क्या कहते हैं शेयर ट्रांसफर होते हैं तो इंड क्या कहते हैं हमारे सिंगापुर इंटरमीडिएट के होते हैं। तो सोर्स कहाँ का माना जाएगा? सोर्स होगा हमारा ये इंड कंपनी जो है इंडिया में है। ठीक है, और हमारा क्या कहता है रेसिडेंट कहाँ का माना जाए? रेसिडेंट अपना US माना जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो अपना क्या कहते वो वाला होता है अपना वोडाफोन केस, ये हमारा पूरा वोडाफोन केस लॉ से रिलेटेड है। वोडाफोन केस लॉ होता है उसमें सोर्स इंडिया माना जाता है और रेसिडेंट तो हमें पता ही US कंपनी होगी। तो इस केस में हमारा कौन सा लग जाएगा? हमारे US और इंडिया वाला DTAA लग जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चला कि वोडाफोन केस लॉ है या नहीं है? हमने तो कुछ चेक भी नहीं करा, ना इसका कोई भी हमने 10 करोड़ की एसेट वाला चेक करा या कुछ भी हमने चेक नहीं करा। तो मैं बताया तो वैसे वोडाफोन केस लॉ का है। और अगर आप कहेंगे चेक नहीं करा तो वो आगे वाले क्वेश्चंस में हो जाएगा क्लेरिफाई, क्योंकि अब मैं आपको इसमें भी चेक करा दूं फिर आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और बाकी MCQ में भी दिया हुआ है वहाँ पे भी कराऊंगा तो डबल काम हो जाएगा। इसलिए आप अभी ये समझ लीजिए ऐसा ही है। आप जब तक लास्ट तक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये वोडाफोन केस लॉ में ही आता है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में हाँ यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया US DTAA, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा है। विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ सिंगापुर इंटरमीडिएट कंपनी बाय US विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्पेसिफाइड डेट क्या मानी जाएगी? ठीक है, अब स्पेसिफाइड डेट देख सकते हैं। स्पेसिफाइड डेट आपने पढ़ा तो स्पेसिफाइड डेट 2 हो सकती है, या तो हो सकती है हमारी एंड ऑफ प्रीवियस ईयर हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है हमारा ट्रांसफर डेट भी हो सकती है। हमारी ट्रांसफर डेट कब होती है? हमारी ट्रांसफर डेट होती है जब 15% से ज़्यादा बुक वैल्यू ऑफ एसेट कर जाती है एंड ऑफ प्रीवियस ईयर से। तो पहले तो हम देख लेते हैं हमारा एंड ऑफ प्रीवियस ईयर कब का है। और हाँ, इसमें ध्यान रखना है ये जो यहाँ पर सब जो प्रीवियस ईयर और इस सब की बात हो रही है यहाँ पर ये सब हमें देखना है CGP इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी। CGP इन्वेस्टमेंट मतलब जो बीच वाली कंपनी है। एक तो हमारे आपको वोडाफोन वाला पता होगा स्ट्रक्चर कैसा है, HSR CGP और फिर आता है हमारा हच इंडिया वाला, सॉरी हच हांगकॉन्ग CGP फिर HSR इंडिया। तो इस तरह से जो CGP वाली जो मिडिल वाली कंपनी हमें उसका देखना होता है। तो मिडिल वाली कंपनी यहाँ पे कौन सी? ये इंटरमीडिएट कंपनी है चारों। तो सबसे पहले इनका हमें देखना है कि एक तो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर कौन सा है। तो प्रीवियस ईयर आप एंड देख सकते हैं हमारा सिंगापुर का यहाँ पे दिया हुआ है 30 जून दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का एंड, और यहाँ पे इनकी 25 करोड़ की वैल्यू दी हुई है। और इनका ट्रांसफर डेट दिया हुआ है। ट्रांसफर डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है रिस्ट्रक्चरिंग या एग्जिट प्रपोजल अंडरटेकन हुआ है 31 मई 2020 को हुआ है। ठीक है, और 31 मई 2020 को इनकी वैल्यू देख लेते हैं। 31 मई 2020 को कितनी है एसेट की बुक वैल्यू? वो है हमारी यहाँ पे देख सकते हैं सिंगापुर की 30 दी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर में हमें क्या दिया हुआ है? एंड ऑफ प्रीवियस ईयर में हमें दिया हुआ है 25, और यहाँ पे हमें ट्रांसफर डेट पे कितनी दी हुई है? ट्रांसफर डेट पे दी हुई है हमारी 30। अगर हम इसको आप परसेंटेज देखते हो परसेंटेज आपका आ जाएगा 120% हो जाएगा। तो मतलब ये 20% से ज़्यादा कर गई, हमारा तो 15% से एक्सीड कर जाता तो हमारा ट्रांसफर डेट मान लेते हैं। तो अब हमारा इसका ट्रांसफर डेट हो जाएगा। ट्रांसफर डेट हमारा क्या है? 31 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा D 31 मई 2020। आगे देखते हैं क्या पूछा है। इंड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द डिटेल ट्रांसफर ऑफ शेयर सिंगापुर इंटरमीडिएट बाय US कंपनी कौन से फॉर्म में होता है? तो ये तो आपका सिंपल है, ये तो आप सीधे आप चले जाएंगे जो हमारा एनेक्जर दिया हुआ है। कौन सा एनेक्जर दिया? एनेक्जर 4 दिया हुआ है जो हमारे मॉड्यूल में कौन सा रूल में बताया तो रूल हमारा दिया है 114 DB। तो उसमें आप जाके देख लेंगे, उसमें तो सीधे दिया हुआ है हमारा फॉर्म है ये फॉर्म 49D। ठीक है, ओके राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज अ टाइमलाइन अंडर विच India company is required to furnish information for transfer of share of Mauritius intermediate by Germany company if transfer has effect or directly indirectly transferring the right of management of India company। ठीक है, अब आप इससे रिलेटेड भी आप अगर देखेंगे हमारा वही रूल लग जाता है जो पहले बताया था, रूल 114 DB लग जाता है।
114 DB में क्या है, उसमें दो आ जाते हैं आप, तो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाता है, या फिर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आ जाता है। तो लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इसमें केस कौन सा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली राइट ऑफ मैनेजमेंट को ट्रांसफर हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है उसको। तो इस केस में हमारा कौन सा है, इस केस में हम लेते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमारा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा D4 का आ जाएगा, सॉरी B आ जाएगा, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड शेयर हेल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय कंपनी रजिस्टर्ड इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज 911 शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, तो इसमें भी ये भी मतलब डायरेक्ट रूल से ही रहेगी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप रूल पढ़ेंगे 11 UB में स्पेसिफिक बताया, तो सब रूल आप 3 पढ़ना। सब रूल में 3 में तो डायरेक्ट क्लियरली ये पूरी वर्डिंग ही दी हुई है, तो इसमें तो कुछ समझाने का बात ही नहीं बनती, रूल में दिया ही हुआ है तो वही करना पड़ेगा। इसका आंसर रहता है C। अगर आपको 11U में कहीं भी प्रॉब्लम है कि कब कौन सी FMV लेते हैं, कब एसेट लायबिलिटी, कभी आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप उस पर मेरा शॉर्ट्स देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है। अगर आप उसको देख के इस केस स्टडी को करते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले आप जाकर शॉर्ट्स देख लीजिए, फिर आप इस केस स्टडी को यहाँ पे सॉल्व करिए, कि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, देखते हैं अब इनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछा हुआ है। एग्जामिन द टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 911 इनकम टैक्स एज पर DDAA। क्या हुआ, ट्रांसफर सिंगापुर इंटरमीडिएटरी कंपनी का करा है, US कंपनी ने अनरिलेटेड को, ऐसे ही जर्मनी और साइप्रस और UK का हुआ है। ठीक है, पहले इसका देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में। पहले तो आप देख लो इन सब ने क्या करा हुआ है, यहाँ पर इन सब का तो 100% शेयर है चारों का। फिर बाद में इन्होंने क्या कहा, इंटरमीडिएट का US कहते हैं, सिंगापुर वाली का 20% है, मॉरिशस का 25%, ऑस्ट्रेलिया का 51% और स्पेन का 4%। तो अब इन्होंने पूछा टैक्स कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जैसे हमें पता है कि जैसे अगर क्या कहते हैं, कोई बाहर वाली कंपनी होती है, कोई फॉरेन कंपनी होती है, लेकिन अगर उसकी कोई शेयर ट्रांसफर होता है, लेकिन और उस शेयर की जो वैल्यू होती है इंडिया से ड्राइव होती है, सब्सटैंशियल ड्राइव इट्स वैल्यू सब्सटैंशियल फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, ये जो वर्ड है वहाँ से होती है, तो हम क्या कहते हैं, उसका हम इंडिया में टैक्सेबल हो जाते हैं वो। लेकिन हमें सब्सटैंशियल वैल्यू कैसे देखनी होती है, उसका जो हमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है सेक्शन 9 में, वो हमें दी हुई है ना, जो कहते हैं 10 करोड़ वाला या 50% वाला, वो चीज़ देखते हैं। तो हमें इसमें वही चेक करना पड़ेगा कि सब्सटैंशियल वैल्यू इंडिया से है या नहीं है। अगर होगी तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा टैक्सेबल। ठीक है, ओके राइट। सो अब देख लेते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा इसमें। अब हाँ, इसमें आपकी बात आ जाती है रूल 11UB। 11UB में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। मैं तरीका है, पहले आप शॉर्ट्स देख लीजिए मेरा वाला 11UB पे, तब आप इस क्वेश्चन को करना। अब हमें इसमें देखो 2 चीज़ देखनी है 11UB में। पहले तो हमें देखनी पड़ेगी जो हमारी इंडियन एसेट जो है, जो CGP की जो होती है मिडिल वाली कंपनी, उसकी इंडियन एसेट और उसकी सारी एसेट्स, तभी हम उसका प्रोपोर्शनेट करते हैं ना, कि प्रोपोर्शनेटी इंडिया में टैक्सेबल होता है। प्रोपोर्शनिटी जो कहते हैं इंडिया में रिप्रेजेंट करेगी उसकी एसेट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें देखनी है उसकी टोटल एसेट्स कितनी है। तो जब हमारी सारी सबकी देखनी है हमें, सिंगापुर की, मॉरिशस की, ऑस्ट्रेलिया की, स्पेन की, तो जो इनकी अब सारी एसेट्स आप देख सकते हैं। हम कब देखते हैं, स्पेसिफाइड डेट को देखते हैं ना। तो स्पेसिफाइड डेट तो हमने बताया कि 31 मई है हमारी, तो स्पेसिफाइड डेट को देख लेते हैं। इन सब की हमें चारों की वैल्यू दी हुई है। वहाँ पे हमें क्या देखना होता है, मैं ना, अब आप जाके रूल देख रहे हैं, वो थोड़ा डीप है, मैं आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा, पर हम उसमें देखते हैं एसेट्स की FMV देखते हैं। तो इस वाले केस में FMV देखेंगे क्योंकि अनरिलेटेड को हुआ है। तो पहले हम सबकी वैल्यू देखेंगे पूरे उनकी ऑल एसेट्स की, इंक्लूडिंग इंडियन एसेट्स। तो वो हमारी हो जाएगी 50, 60, 300 और 12। ये हमारी 4 हो जाएगी उनकी सारी एसेट्स। तो ये हमारी हो गई इनकी ऑल एसेट्स। ठीक है, ओके राइट। सो अब हम देखेंगे इनकी जो इंडियन एसेट, आप देखेंगे इंडियन एसेट की हमारे जो कहते हैं रूल में बताया हुआ है 11UB में। 11UB में हमें बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे करना है या फिर मर्चेंट बैंकर होना चाहिए, ये सब बताया। लेकिन आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में हमें कहीं भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो अब हमें थोड़ा इसमें हल्का सा कहते हैं जुगाड़ सा लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम आप देखेंगे, आप वहाँ पे कहते हैं FMV दिया हुआ कि अगर आपके अनलिस्टेड शेयर है, जैसे जो इंडिको है, इंडिको के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम अनलिस्टेड मानेंगे। तो वहाँ पे बताया कि अनलिस्टेड है तो आपके FMV लेंगे, लेकिन यहाँ पे मर्चेंट बैंकर बताया और यहाँ पे केवल FMV दे दिया तो हम उससे भी काम चला लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें FMV वैल्यू दी हुई है, इंडिको की दी हुई है FMV वैल्यू 180 दी हुई है और 20 दी हुई है। जो यहाँ पे इसकी आप देख लेना, रूल में करेंगे तो इसका 200 ले लेंगे हम, 200 हो जाएगा इसका। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि इसका हम एसेट लेते हैं, जो FMV में आप देख लेंगे यहाँ पे जो हमें FMV दी हुई है, FMV ऑफ एसेट क्या, आफ्टर डिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, तो हम इसमें लाइबिलिटी प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल एसेट्स आ जाएंगी। हम एसेट्स का ले लेंगे 200। अब क्या करेंगे, उनकी जो रेस्पेक्टिव आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 100% तो होल्ड कराएंगे, 20, 25, 51 और 4% ही होल्ड करा हुआ है। तो अगर 200, अगर इंडिको की पूरी एसेट 200 है और किसी ने अगर 20% होल्ड करा हुआ है तो उसकी
तो उसका कितना हो जाएगा, वो उसका हो जाएगा 40%। 40% इंडिया से वैल्यू हो जाएगी उसकी एसेट्स की। तो हमें इस तरह से सारा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इस तरह से हम कर लेंगे, हमें रूल में क्या देखना होता है, डिराइव सब्सटैंशियल वैल्यू में सबसे पहले तो 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। पहले हम चेक कर लेंगे 10 करोड़ वाली लिमिट, फिर देख लेंगे जो उसकी 50%, जो ये सब जो एसेट्स है ना हमने देखी हुई, जो 50, 60, 312, इन सब का एटलीस्ट 50% जो है वो तो आना चाहिए इसका परसेंटेज निकालने के बाद। तो देख लेते हैं अब हमें आंसर में क्या दिया हुआ है। याद देखिए हमें काफ़ी सारे एग्जिबिट्स दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था एग्जिबिट्स चाहे यूएन मॉडल OECD कैसे भी लिखा हो, एग्जिबिट पढ़ने ही होते हैं, क्योंकि हल्का सा वर्ड डिफरेंस कर देते हैं ये लोग, तो इनसे थोड़ा हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो एग्जिबिट देखते हैं आगे पढ़ने की जरूरत पड़ती है या नहीं, पहले देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो हमें सीधे सीधे सेक्शन ही बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशन बताई हुई है इसकी, और 10 करोड़ 50% वाला ये तो पूरा हमें सीधे सीधे सेक्शन ही बताया हुआ, तो इसको तो छोड़ देते हैं, प्रोविजन बताया हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले क्या बताया हुआ है, स्पेसिफाइड डेट बता दी, ठीक है। इसकी पहले 50 करोड़ की तो सिंगापुर की है, और 200 करोड़ की हमने बताई थी इंडिको की आ गई। अब उसका 20% उसने होल्ड किया तो 40 करोड़ हो गया। अब आप 40 करोड़ को अगर आप देखेंगे, 40 करोड़ पहले तो क्या है 10 करोड़ से जाए, और सेकंड 50% जो उसका 50 करोड़ था टोटल, 40 करोड़ इंडिया में है तो 50% से ज़्यादा है, तो 50% से भी ज़्यादा बन रहा है, तो सब्सटैंशियल फर्म लोकेटेड इन इंडिया हो जाएगा। तो अब आप देख लेंगे इसके यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली द वैल्यू जो कैपिटल गेन होगा विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूएस कंपनी इन इंडिया हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, अब हमारा आप देखेंगे इंडिया USDT डबल ए, आप देखोगे यहाँ पे इंडिया USDT डबल ए, मैंने आपको बताया था कि आप जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है MCQ 1 में जो हमसे पूछा हुआ था, ये वही चीज़ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो पूछ ले, इसलिए मैंने कहा था मैं वहाँ पे एक्सप्लेन की जगह यहाँ पे कर दूंगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13 के बारे में बताया हुआ है। अब आर्टिकल पे 13 पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऊपर हमारा इंडिया USDT डबल ए के बारे में। हाँ, अब देखें यहाँ पे इंडिया USDT डबल ए में क्या कहा हुआ है हमसे, ईच कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में टैक्स कैपिंग अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ डोमेस्टिक लॉ, मतलब वो अपने डोमेस्टिक लॉ में कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे भी उनको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि किस कंट्री में टैक्सेबल होगा, जहाँ पे टैक्सेबल होना है जिसके डोमेस्टिक लॉ में वो अपनी तरफ से कर सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो फिर इन्होंने वही ऊपर वाली जो लाइन ही छाप दी, तो इन्होंने क्या करा है कि हैंस कैपिटल गेन जो है इंटरमीडिएट का वुड बी फर्स्ट इंक्लूड इन US, क्योंकि इंडिया में हो जाएगा, फिर इसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो जनरल बात बता दी। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपनी का, नेक्स्ट का क्या है, इनकी 60 करोड़ है और 25% है 50 करोड़। तो पहले तो 10% से एक्सीड कर रहा है अपना 50 करोड़, और 50% से भी ज़्यादा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ड्राइव इट्स वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया मान लेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि जो US जो हमारी क्या कहते हैं इंडिको थी, वो तो हमारी इंडिया में थी, और ये वाली जो हमारी कंपनी है ये हमारी जर्मनी में जो उसकी हेड कंपनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा इंडिया जर्मनी DT डबल ए लग जाएगा। और इसके बाद इन्होंने क्या करा है, अपना आर्टिकल के बारे में बताया हुआ है, तो पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं इंडिया जर्मनी DT डबल ए का, वो हमसे क्या बोलता है इसके रिगार्डिंग कि कैसे कैसे टैक्सेबिलिटी होगी। हाँ, आप देख लो यहाँ पे हमसे क्या कहा है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, फिर हमें बताया मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, शिप शेयर क्या, अब हमें ये है हमारे काम के लिए, तो इसमें क्या एलिनेशन ऑफ शेयर्स ऑफ इन अ कंपनी विच इज अ रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मे बी टैक्स इन दैट स्टेट। अब ये हम किसका पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं इंडिया और जर्मनी का पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या कहा है, इसमें क्या है, क्या कहा है, शेयर्स उस कंपनी के जिसके वो रेसिडेंट है। हमारे शेयर्स तो किस कंपनी के हो रहे हैं, हमारे शेयर्स हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं अपनी मॉरिशस वाली के, मॉरिशस का तो ये है नहीं है, तो हमारे पास ये नहीं लगेगा, हमारा फोर्थ वाला नहीं लगेगा इसमें। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, एलिनेशन अदर देन रेफर्ड इन 4, जो हमारे 4 में 1 to 4, तो उसमें चल भी टैक्सेबल ओनली इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो रेसिडेंट होगा। तो ठीक है, फिर इसमें कहा है कि रेसिडेंट वाले पे टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखते हैं नीचे में आंसर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो द एलिनेटर जर्मनी नॉट बी इन इंडिया एंड अकॉर्डिंगली द कैपिटल गेन होगा जो टैक्सेबल इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया तो सोर्स कंट्री है हमारी, जो रेसिडेंट कंट्री है वो जर्मनी है, तो हमारा जर्मनी में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ओके राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, ये हमारा साइप्रस वाला आ गया। साइप्रस वाले में क्या है, 300 करोड़ की उसकी एसेट थी और 102 करोड़ का ये आ गया। अब देखेंगे 10 करोड़ से तो ज़्यादा है, बट अगर आप इसका देखिए इसका 150 बनता है ना 50%, लेकिन ये हमारा क्या कहते हैं 50% से कम है, तो वुड नॉट बी डीम टू ड्राइव इट्स वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इंडिया हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, अब देखो क्योंकि यही नहीं कर रहा, हमारे इंडिया से ड्राइव नहीं करता, तो इंडिया में कुछ टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो उसके बाद हम देखते हैं हैंस शेयर जो है वो नॉट बी डीम टू और नॉट बी डीम टू अक्राइज, तो कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, और उस तरह से हमें आगे कुछ हमें देखना ही नहीं कौन सा DT डबल ए लगेगा, क्योंकि इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो हम आगे DT डबल ए देख के करेंगे भी क्या।
अब आ जाता है हमारा यूके वाला। यूके वाले में क्या दिया हुआ है, 12 करोड़ की उसकी टोटल दी हुई है, और जितना उसने होल्ड करा है उसके अकॉर्डिंग उसकी बनती है 8 करोड़। तो पहली बात तो 8 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर नहीं करी, पर लेकिन वो 50% से ऊपर करी, कि 12 का अगर आप हाफ करते हो तो 6 आता है। यहाँ पे 8 करोड़ इसने होल्ड करा है इंडिया में, तो वो 50% ज़्यादा है, पर वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोनों में एंड की कंडीशन आती है। तो इसमें भी वही सेम हो जाएगा जैसे ऊपर वाले में हुआ था। तो इसमें वो नॉट बी डीम टू एक्वाइज इन इंडिया, तो टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। तो आगे भी हमें नहीं देखना कि आगे कौन सा DTW लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव में क्या दिया हुआ है, अब हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कैप गेन चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ यूएस कंपनी, ट्रांसफर ऑफ सिंगापुर इंटरमीडिएट कंपनी के टू एन अनरिलेटेड। मतलब वही हो गया कि हच जो हांगकांग वाली है उसने CGP के शेयर ट्रांसफर कर दिए। CGP क्या है, जो अपनी डिराइव वैल्यू करी है सब्सटैंशियल फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो उसने 50 करोड़ का क्या करा है, ट्रांसफर करा है अनरिलेटेड को, और जो उसने परचेज करा था 10 करोड़ का। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे इनका जो कैप गेन आ गया वो तो हमारा आ गया 40 का आ गया, 50 - 10। अभी हमारा लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा वो देख लेते हैं। तो आप देखो इसमें ट्रांसफर कब करा है, इन्होंने ट्रांसफर करा हुआ है 31 मई 2020 को। अब इन्होंने परचेज कब कर रहे हैं, ये सिर्फ परचेज इन्होंने कब करा था, परचेज करा था 1 अप्रैल 13 सारे करे थे। तो हमारे चारों के चारों कौन से हो गए, चारों का ट्रांसफर कर दिया तो चारों हमारे क्या होते थे, LTCG हो जाते। अब और हाँ, अब देख लेते हो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर 20% होल्ड करता है ना वो वहाँ पर, सॉरी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 20% होल्ड करता है सिंगापुर वाला इंडको में। तो इंडको की जो कहते हैं एसेट की वैल्यू वो है 200, अभी उसका 20% करता है ये, तो हमारा हो जाएगा ये, हमारा हो जाएगा 40। तो इसका जो इंडिया में टैक्सेबल होगा वो क्या होगा, 40/50 होगा। 50 कहाँ से आया, 50 जो इसकी टोटल अब तक की जो एसेट है वो 50 है, और 40 जो इंडिया से ड्राइव कर रहा है। तो 40/50 जो इसका LTCG होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। तो इसका वैसे तो इसका 40 हो गया, और 40 मल्टीप्लाइड बाय 40/50। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर हमें क्या दिया हुआ है। हाँ, यह मैं आंसर आप देख सकते हैं 40 का इनका कैप गेन आ गया, और 40/50 का इसका 32 आ जाएगा, और 10% का इन्होंने क्या था 112 में। 112A में क्यों नहीं आया, क्योंकि जो हमारी पे सिंगापुर इंटरमीडिएट के ट्रांसफर हो रहे हैं शेयर, सिंगापुर इंटरमीडिएट कंपनी इंडिया में वो है ही नहीं है लिस्टेड। तो क्योंकि 112 लिस्टेड पे लगता है, वो लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए हमारा 112 पे लग गया। 112 में यहाँ पे 10% लिखा हो तो 3.2 इसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। और बाकी तो आगे आप देख सकते हैं केवल नोट्स ही दिए हुए हैं इसमें, तो नोट्स तो आप पढ़ लेना, वही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। सो यार फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे केस स्टडी डाइजेस्ट की केस स्टडी खत्म हो जाती है। जिसको ओनली केस स्टडी डाइजेस्ट करना था वो यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, और जिन को अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने थे, जो सैम्पल केस स्टडी, जो हमारी सैम्पल नहीं सॉरी हमारी जो MTP में केस स्टडी आती है उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है MCQ दे थे, और जिनको वो करने हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं, मैं उनको कवर करूँगा। सो यार फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर MCQ पार्ट। ओके, सी इसमें MCQ में हमसे क्या पूछा है, प्रोविजन जो दिया हुआ है टैक्स का इनडायरेक्ट ट्रांसफर का ऑफ एन इंडियन कंपनी पर इंट्रोड्यूस फाइनेंस एक्ट में कम से हुआ, तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा B, वोडाफोन वाला जो केस था। ठीक है, अब हमसे आगे पूछा हुआ है एज्यूमिंग जो ट्रांसफर हुआ है शेयर्स का ऑफ सिंगापुर इंटरमीडिएट कंपनी का बाय US इज टैक्सेबल इन इंडिया एंड इग्नोरिंग द DTW प्रोविजन, तो किस रेट पर टैक्सेबल होगा। सबसे पहले तो वैसे तो हमने ये ऊपर ही देख लिया, 112 में कवर होता है, 112 में हमारा 10% दिया हुआ है, तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर A। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इन रेस्पेक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ मॉरिशस इंटरमीडिएट कंपनी बाय जर्मनी कंपनी व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ऊपर क्या देखा था, उसकी इंडिगो की वैल्यू कितनी थी, 200 करोड़ की थी। अब मॉरिशस ने उसमें कितना होल्ड करा, तो ऊपर हमने देखा था 25% था, तो इसका यह आंसर आ जाएगा 50। तो इसका आंसर हो जाता है D, 50 करोड़। अब इसका नेक्स्ट है कि फॉलोइंग इनकम नॉट डीम टू एक्वाइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 911। तो हमारा क्या है, सबसे पहले तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया मान लेते हैं, ये हमारा जो सेक्शन 911 में दिया हुआ है, प्रॉपर्टी इन इंडिया वो भी दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट है कैपिटल एसेट सिचुएटेड इंडिया, वो भी दिया हुआ है, और कन्फाइंड टू परचेज। और ठीक है, अब आप देख सकते हैं वैसे तो चारों ही हमारे 91 में आ जाते हैं, लेकिन जो फोर्थ, इसका आंसर बताऊं, फोर्थ दिया हुआ, फोर्थ वाले का रीज़न वैसे तो कोई रीज़न कुछ नहीं बनता, कि फोर्थ वाला भी हमारे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। एक्चुअली ये फोर्थ वाला मेन सेक्शन में नहीं दिया, जो हमारे ABC हैं तीनों वो हमारे मेन सेक्शन में दिए हैं, फोर्थ वाला हमारा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो मे भी शायद ऐसे ने इसलिए फोर्थ वाला आंसर दिया, पर इसका फोर्थ वाला आंसर भी कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में दिया हो तो मतलब वो इन अ वे सेक्शन में ही दिया हुआ है।
तो अब पता नहीं आईसीआई ने क्यों दिया, पर ठीक है दिया हुआ है तो इसका आंसर फिर भी हम अगर एग्जाम में भी आता तो थोड़ा बहुत हम डी पे लगा सकते हैं, क्योंकि डी थोड़ा सा अलग है कि बाकी तीन तो मेन सेक्शन में पढ़े, डी वाला एक्सप्लेनेशन में पढ़ते तो हमें पता चला डी वाला थोड़ा अलग है, भली है चारों एक ही सेक्शन में तो, पर डी वाला थोड़ा अलग आया था तो हम डी पे लगा सकते हैं इसका आंसर का टिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है। पीनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटर कंपनी फेल्स टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर इंटरमीडिएट कंपनी जर्मनी बाय जर्मनी कंपनी ट्रांसफर इफेक्ट ऑफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली राइट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटर कंपनी। ठीक है, अब इस बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो सेक्शन लग जाता है वो हमारा 271 लग जाता है, 271 जी है जो है हमारा, उसमें हमारी दो आती हैं, एक तो 2% वाला आता है 2% ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हमारा सीधे फ्लैट है 5 लाख की। तो लेकिन इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हमें डायरेक्ट हमें सीधे दिया हुआ है कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या आता है हमारे राइट मैनेजमेंट को हमारा अफेक्ट करती है, तो उसमें हमारा सीधे लग जाता है 2%, तो इसका आंसर हो जाता है 9th का सी 2%। ओके, अब हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये दो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देख लेते क्या पूछा है। एज एन ऑल्टरनेटिव ग्रुप ए जो है इवेल्युएट करती है ऑप्शन ट्रांसफरिंग शेयर्स हेल्ड बाय सिंगापुर इंटरमीडियरी इन इंडिको टू अनरिलेटेड बायर को करती है, 45 करोड़ का उसने सेल करा हुआ है, एक्वायर उसने करा हुआ है 5 करोड़ का, बताओ कैप गेन कैसे होगा और एप्लीकेबल DTAA। आप देखेंगे आपको ये लगेगा बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले ऊपर करा हुआ था, जो यहाँ पर करा तो बिल्कुल वैसा ही सेम है, बट यहाँ पे 50 करोड़ दिया होता है, यहाँ पे 45 करोड़ है, पर आप ध्यान से पढ़ना है सेम नहीं है। अब क्यों सेम नहीं है, अब आप देखोगे ऊपर क्या था, जो हमने पहले ऊपर हमने कैलकुलेट करा था उसमें क्या करा था, जो यूएस कंपनी था उसने सिंगापुर वाली के ट्रांसफर करे थे, जो यूएस था उसने सिंगापुर वाली के ट्रांसफर करे थे शेयर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सिंगापुर खुद है इसने क्या करा है, जो इंड कंपनी जो इसने इंडिया में होल्ड करी थी उसके शेयर ट्रांसफर कर रही है। तो अब इसके देख लेते हैं, पहले तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं 40 करोड़ का हो जाएगा, यहाँ पे 45 और 5 करोड़ का, जो 5 करोड़ में परचेज करा 45 में सेल करा हुआ है। अब देखते हैं कि STCG होगा LTCG होगा, तो उसके लिए डेट तो आप देख सकते हैं, डेट तो हमारी वही सेम रहेगी, बस यहाँ पे ईयर चेंज है क्योंकि ये पुराना MTP है, तो 31 में हमारी डेट 2018, और इसने परचेज कब करा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज डेट दी गई एक्विजिशन बाय सिंगापुर इंटरमीडिएट इन इंड कंपनी, यहाँ पे इसने परचेज करा है 1 मार्च 2017 को। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 मार्च 2017 दिया हुआ, अब हमें जो यहाँ पे है ये हमारा 31 में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या होता है 1/3/17 से, अगर आप देखते हैं 1/3/17 से कब से देखेंगे 31 में 18 तक, 31 में 18 तक देखेंगे तो ये आपका लेस देन 24 मंथ्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स है जो इंड कंपनी वो हमारी, क्योंकि इंड अब यहाँ पे क्या हो रहा है इंड कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम ये देखेंगे सिंगापुर लिस्टेड है कि नहीं है, हम देखें इंड कंपनी क्या है कुछ नहीं बताया तो वो हम अनलिस्टेड मानेंगे। अब अनलिस्टेड होता है, अनलिस्टेड में तो हमारा 24 मंथ्स की आती है, 24 मंथ से कम है तो हमारा ये हो जाएगा STCG हो जाएगा। अब STCG हो जाएगा, STCG में लिस्टेड होता तो 111 नहीं लग जाता, अब अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड में हमारा लग जाएगा नॉर्मल जो स्लैब रेट होता है, स्लैब रेट या फिर जो भी नॉर्मल रेट लगना होता है कंपनी के ऊपर। अब देखते हैं इसमें मैं आंसर में क्या दिया हुआ है। हाँ जी, ये हम देख सकते हैं आंसर में ये 40 दिया हुआ और यहाँ पे 40% लग गया क्योंकि फॉरेन कंपनी है, और 40% एक्सक्लूडिंग सरचार्ज है, और बाद में डिपेंड करता है ठीक कितनी, और ये हमारी टैक्सेबिलिटी हमारे दिया हुआ है। आप इसके बारे में आप खुद पढ़ लेना यार, अब मैं ये आप पढ़ लेना, इसका जो DTAA दिया है उसके अकॉर्डिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, ये भी जैसे मैंने ऊपर समझाया था वैसे कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट MCQ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब दिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू 1 and 2, ठीक है, अब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का सोचते हैं इंस्टीड ऑफ एग्जिट प्रपोजल, ठीक है, वो कह रहे हैं हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बस बेच नहीं रहे इंड कंपनी के, इसका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो ग्रुप ए है वो अमेलगमेटिंग कंपनी US कंपनी विद अनदर ग्रुप के साथ कर जाती कंपनी 2 विद द रिजल्ट ऑफ सिंगापुर इंटरमीडिएट कंपनी वुड बी ट्रांसफर, ठीक है, तो जो US कंपनी जो ओरिजिनल वाली है वो दूसरी US कंपनी को ट्रांसफर करेगी, जिससे सिंगापुर वाली के शेयर होंगे वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो होता है इंडियन इनकम टैक्स में हम क्या कंडीशन फॉलो करें कि जो ट्रांसफर है वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाए। और दूसरा दिया हुआ है अगर मोर देन 1 अंडरटेकिंग है, जैसे US कंपनी जो ओरिजिनल वाली उसकी एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग है, तो बताओ क्या उसके बाद ऑप्शन अवेलेबल है कि जो ट्रांसफर होगा ये भी क्या कहते हैं हमारा विदाउट अट्रैक्टिंग इनकम टैक्स हो जाए। अब देखो यहाँ पे तो हम जब वोडाफोन टैक्स का केस लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो हमें स्पेसिफिकली सेक्शन 47 में हमें दिया हुआ अमेलगमेशन के बारे में कि अगर उससे रिलेटेड इनकम होती है तो उसमें जो कंडीशन दी हुई है अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो 47 में कवर हो जाएगा और कैप गेन नहीं मानेंगे। और दूसरा मैं वहाँ पे अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन दी हुई है कि अगर कहते हैं उसके बाद काफ़ी सारी अंडरटेकिंग है, तो यहाँ पे क्या आप देखेंगे मान लो ये US कंपनी है, US कंपनी के पास ये 4 अंडरटेकिंग है 1 2 3 4।
अभी ये क्या कह रहा है कि अगर वो किसी एक को, मान लो इसको बेच रहा है, तो इसको बेच रहा है। अब यहाँ पर क्या है सीन कि इस यूएस कंपनी के पास क्या है, इंड कंपनी के शेयर है। अगर वो इस अंडरटेकिंग को बेच रहा है तो वो प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे नॉर्मल पार्लेंस ले तो वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट जो इसका हिस्सा बनता है वो भी इसको देगा, क्योंकि उसका इंडिया में जो एसेट्स है, मान लो इंडिया में 100 करोड़ की एसेट है और इन सब में क्या कहते हैं इक्वल इक्वल बटेगा, 4 उसके अंडरटेकिंग है, तो इसका कहते हैं इंडिया में जो पार्ट बनता है वो 25 करोड़ बन जाता है। तो यहाँ 25 करोड़ बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो इस वाले को ट्रांसफर कर रहा है अपने अंडरटेकिंग को, तो वो क्या कर रहा है, साथ साथ में जो इंडिया वाले शेयर है वो भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो यूएस कंपनी, जो ओरिजिनल वाली कंपनी से ये वाली जो उसकी अंडरटेकिंग ये ट्रांसफर हुई, तो मतलब यहाँ पे लग जाएगा हमारा डीमर्जर वाला भी हमें वहीं पे दिया हुआ है, 47 में ही आ जाता है। वो डीमर्जर में भी कुछ कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा डीमर्जर कहते हैं इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं हमें नीचे इसके रिगार्डिंग आंसर में क्या दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एज पर सेक्शन 47V5I जो भी दिया हुआ है आप पढ़ लेना। जो अमेलगमेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, ये पूरा वही दिया हुआ है हमारा 20% वाला, और यहाँ पे कोई अटैक नहीं करता अमेलगमेटिंग कंपनी के में। तो अगर वो ये सब फॉलो कर लेती तो उसका टैक्स बच जाएगा। और दूसरा ऑप्शन होता है डीमर्जर का, हो सकता है वन और मोर अंडरटेकिंग, तो हमारा ये दिया हुआ है। और इसमें जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है नॉट लेस देन 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर्स कंटिन्यू करने चाहिए और टैक्स अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंटिंग फॉरेन कंपनी के में। तो अगर वो ये सब फॉलो कर ले तो उसका चार्जेबल नहीं होगा इनकम टैक्स में। तो इस तरह से ये वाली केस स्टडी ये वाली केस स्टडी खत्म हो जाती है। सो या फ्रेंड, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस केस स्टडी और इन पेपर 16 channel, just drop a comment, I reply to you for sure. If you have a little extra time, you can join our Telegram channel. I post regularly MCQs there, and you can also discuss with me your queries. So if you like this video, hit the like button. To appreciate my efforts, hit the subscribe button. We'll meet in the next video with next case study. Till then, take care and bye bye.